नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या आपके पास बैंक में लॉकर है? क्या आप समय समय पर अपने लॉकर में रखे कीमती सामान जैसे गहने या दस्तावेज वगैरह की जांच करते हैं? अगर नहीं करते तो जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको ये आश्वासन रहे कि आपकी ये जो कीमती अमानत है वो लॉकर में सुरक्षित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के बैंक के लॉकर में सेंध लग जाए, डकैती पड़ जाए, तो उसके पैसे का क्या होगा? लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा में ऐसा ही हुआ। चोर काफी सुरक्षित माने जाने वाले बैंक की इस शाखा की दीवार में सेंध मारकर अंदर घुसे और 42 बैंक लॉकर तोड़कर उनमें रखा कीमती सामान और जेवर वगैरह लेकर फरार हो गए। शनिवार रात को बैंक में सेंध लगी। रविवार दोपहर तक सबको इसकी जानकारी मिली। बैंक में इस सेंधमारी से हर कोई हैरान रह गया। इस बीच लखनऊ पुलिस ने 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से 1 किलो 900 ग्राम सोना, 1 किलो 240 ग्राम चांदी और कुछ नकदी बरामद हुई है। बैंक लॉकरों से चोरों ने कितनी कीमत की संपत्ति उड़ाई, इसका सटीक अनुमान अभी नहीं लगा है। ग्राहक बैंक में पहुंचकर अपने सामान की लिस्ट बता रहे हैं, परेशान हैं। बैंक लॉकरों में लगी सेंध से हर वो ग्राहक अपने लॉकरों को लेकर सचेत हो गया होगा जिसे इस मामले की जानकारी मिली है। दरअसल भारत में लाखों लोग अपनी कीमती चीजें जैसे गहने, सोना चांदी और कैश घर में रखने के बजाय बैंक के लॉकर में रखना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। यहां तक कि कई जरूरी दस्तावेज, वसीयत वगैरह भी बैंक में रखते हैं, ये मानकर कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर बैंक के लॉकर में ही सेंध लग जाए या फिर आग, बाढ़ या कुदरती आपदाओं से कोई लॉकर बैंक का बर्बाद हो जाए, तो लॉकर में रखी आपकी संपत्ति का क्या होगा? क्या वो आपको मिलेगी? तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हमारा आज का पहला सवाल यही है कि अगर मेरे बैंक लॉकर में सेंध लग गई तो मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं। तो इससे जुड़ी कई खास जानकारियां आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली तो यह है कि बैंक जहां भी अपनी शाखा खोलते हैं या उसमें लॉकर का इंतजाम करते हैं तो अपनी ओर से पूरी सतर्कता बरतते हैं कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सिलसिले में बैंकों के लिए विस्तार से गाइडलाइंस हैं। बैंकों का सुरक्षा ऑडिट भी होता है, लेकिन फिर भी ऐसी गुंजाइश बनी रहती है कि बैंकों की शाखाओं या उनमें रखे लॉकरों को नुकसान हो जाए। ऐसे में बैंक लॉकर में रखी आपकी संपत्ति का क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अगर कुदरती आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ वगैरह से लॉकर को नुकसान पहुंचता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि दैवीय आपदा है। लेकिन अगर आग लगने, चोरी, डकैती या बैंक की इमारत गिरने जैसी वजहों से लॉकर में रखी आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो इसे बैंक की लापरवाही मानते हुए आपको एक सीमित मुआवजा मिलेगा। सीमित। अब ये मुआवजा कितना होगा? तो आपको बता दें कि ये मुआवजा बैंक लॉकर के मौजूदा सालाना किराए, यानी जो अभी उस समय प्रिवेलेंट जो रेट होगा, रेंट होगा, उसका 100 गुना होगा। मान लीजिए आप बैंक लॉकर के लिए साल में 2000 रुपये रेंट देते हैं, किराया सालाना, तो इसका 100 गुना यानी 2 लाख रुपए ही आपको मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। चाहे आपके बैंक लॉकर में कितना भी पैसा, गहने, सोना चांदी या अन्य जरूरी कागजात रखे हों, सिर्फ इतना पैसा आपको मिलेगा। अगर बैंक लॉकर में आपने कुछ भी नहीं रखा तो भी आप इतने मुआवजे के हकदार होंगे। इसकी वजह यह है कि बैंक कभी भी आपसे ये नहीं पूछते कि आपने लॉकर में क्या रखा है। बैंक को पता भी नहीं होता। उसके अंदर रखी संपत्ति की कोई जानकारी उसके मैनेजर या कर्मचारी को नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। और ना ही ग्राहक बैंकों को यह बताने के लिए मजबूर है कि वो अपने लॉकर में क्या रख रहे हैं। ऐसे में मुआवजे के लिए लॉकर की कीमत तय करना संभव नहीं है। इसी से निपटने के लिए यह लॉकर के रेंट का 100 गुना मुआवजा तय किया गया है। लॉकर के अंदर रखे सामान की जिम्मेदारी ग्राहक की मानी जाती है, जिसका लॉकर है, बैंक की नहीं। ये बात ध्यान रखने की है। बैंक उस लॉकर को अपने ग्राहक को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर देता है, जैसे 1 साल के लिए, और फिर अवधि बढ़ाने के लिए आगे का रेंट यानी किराया देना होता है। बैंक लॉकरों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक नया समझौता शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राहक वैध मकसद के लिए जैसे गहने या दस्तावेज वगैरह रखने के लिए ही लॉकरों का इस्तेमाल करें, कैश रखने के लिए लॉकरों का इस्तेमाल न करें। वैसे तकनीकी तौर पर बैंक लॉकर में आप कैश चाहे तो रख सकते हैं, बैंक को बताना तो आपने है नहीं। लेकिन अगर कभी किसी जांच में लॉकर के अंदर ऐसा कैश पाया गया जिसकी वजह आप न बता पाए, सोर्स न बता पाए, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
आयकर विभाग ऐसे में आपसे उस पैसे के स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजी सबूत मांग सकता है। इसलिए बेहतर है कि पैसे को बैंक के अकाउंट में रखें, खाते में रखें, जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उस पर ब्याज भी मिलेगा, बैंक लॉकर में नहीं। इसके अलावा ग्राहक के साथ बैंक लॉकर से जुड़े समझौते में यह भी स्पष्ट होता है कि लॉकर में किसी तरह की हानिकारक चीज नहीं रखी जा सकती, जैसे कोई हथियार आप उसमें नहीं रख सकते, कोई पिस्टल नहीं रख सकते, चाकू नहीं रख सकते, ड्रग्स नहीं रख सकते, कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु या कोई रेडियो एक्टिव सामान या कोई भी ऐसा सामान जो सड़ जाए वो आप उसमें नहीं रख सकते। और लॉकर का इस्तेमाल भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम पर लॉकर मिला है, कोई और नहीं कर सकता। बैंक में आपके लॉकर की एक चाबी आपके पास होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास। दोनों चाबियों के बिना लॉकर नहीं खुल सकता, इसलिए अपनी चाबी संभाल कर रखें। लॉकर से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ें। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ होता है कि बैंक लॉकर के अंदर रखे सामान की जिम्मेदारी किसी हाल में बैंक की नहीं होती। अगर आपका पॉइंट ये है कि उसके अलावा और कुछ भरपाई होगी या कुछ नुकसान होगा, उसके अलावा बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी नहीं है और ना वो कुछ करेगी। तो अब इसी से जुड़ी आगे की जो है हम अगर वो खबर पढ़ें कि बैंक में आपकी संपत्ति से जुड़ी जब हम बात कर रहे हैं तो कई और सहज सवाल भी उठते हैं। हम आज उन सवालों के जवाब भी आपको बताएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत साधारण चीज़ें नहीं पता होती और उन सवालों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बैंक वैसे आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा जरिया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर मेरा बैंक ही दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो मेरे पैसे का क्या होगा? क्या मेरे खाते में रखा पैसा डूब जाएगा? दुनिया में कई बैंक डूबते रहे हैं, भारत में भी कई बैंक डूबे हैं। कई बैंक बैड डेट यानी एक ऐसे कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं जिसे वो ग्राहकों से वसूल नहीं कर पाते, लोन देते हैं लेकिन वसूली नहीं होती। कई बैंक वित्तीय अनियमितताओं की वजह से भी डूबते रहे हैं। बैंकों के साथ ऐसा न हो, इसके लिए रिजर्व बैंक लगातार बैंकों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं और उन पर निगरानी भी करते हैं, उनका ऑडिट भी करते हैं। फिर भी कुछ बैंक अपनी योजनाओं की नाकामी या अपने अधिकारियों की लापरवाही से डूब जाते हैं। अगर आपका बैंक ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसे ग्राहकों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक की एक सहायक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको DICGC बोलते हैं। DICGC बैंकों के खातों में इंश्योरेंस कवरेज देती है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस देती है। लेकिन इस बीमे की भी एक सीमा है। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उसके सभी तरह के खातों जैसे फिक्स्ड, करंट या रिकरिंग डिपॉजिट को DICGC द्वारा किए गए बीमे के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति खाता धारक दिया जाता है, यानी 5 लाख रुपए प्रति खाता धारक, प्रति अकाउंट होल्डर। अगर किसी व्यक्ति के दिवालिया हुए बैंक के खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है खाते में, तो भी उसे अधिकतम 5 लाख रुपए ही बीमा के तहत मिलेंगे अगर बैंक दिवालिया हुआ तो। भारत में काम करने वाले हर तरह के बैंक के खातों को ये बीमा की सुविधा मिलती है, चाहे वो स्थानीय ग्रामीण बैंक हो, राज्य या केंद्र सरकार के बैंक हो या कोई सहकारी बैंक हो। हालांकि इन बैंकों को ये सुविधा तभी मिलेगी जब उन्होंने DICGC से बीमा कवर खरीदा हो। एक खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में खाते हैं, ये बात ध्यान से सुनने की है कि किसी व्यक्ति के एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में खाते हैं, यानी एक से ज्यादा खाते और एक ही बैंक में, और वो बैंक डूब जाता है, तो भी सभी खातों से उसे कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख ही बीमा कवर मिलेगा। उसके खातों में 5-5 लाख अलग नहीं मिलेगा, सब मिलाकर 5 लाख। अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट दोनों हैं तो क्या होगा? ऐसे में इन दोनों खातों को दो खाते माना जाएगा और दोनों का अलग अलग अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा, यानी सिंगल अकाउंट अलग खाते की तरह माना जाएगा और डबल जॉइंट अकाउंट अलग। अब मान लीजिए कि 3 लोग हैं, A, B और C, और एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में उनके एक से ज्यादा संयुक्त खाते हैं, जॉइंट अकाउंट हैं, तो क्या होगा अगर बैंक दिवालिया होता है? अब यह समझने की बात है, ध्यान देने की। अगर हर खाते में तीनों के नाम A, B, C के क्रम में आएंगे, जब भी आप संयुक्त खाता करते हैं तो तीनों का नाम आता है, उसका एक ऑर्डर होता है। अगर मान लीजिए ABC 3 लोग हैं और ABC इसी क्रम में तीनों के नाम आते हैं, तो संयुक्त खाते में कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख का ही डिपॉजिट बीमा मिलेगा, यानी सभी खाते ABC क्रम में ही उनके खाता धारक का नाम है उसमें।
लेकिन अगर नामों का क्रम बदल जाए, जैसे BAC हो जाए या CBOA हो जाए, यानी खाता धारकों के नामों का क्रम बदल जाए, तो इन्हें अलग अलग खाता धारक मानकर तीनों पर अलग अलग अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। यानी हर खाते पर 5 लाख मिलेगा, लेकिन अलग अलग, और वो भी अधिकतम 5, क्योंकि हर खाते को बैंक अलग मानकर उसका बीमा करवाता है। अब बैंक से जुड़ा एक और मुद्दा, अक्सर किसी के अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजते वक्त आप कई बार चेक करते हैं कि सही व्यक्ति को पैसा भेजा है या नहीं। इसके लिए आप खाता नंबर देखते हैं, कई बार बैंक की शाखा, IFSC कोड, नाम की स्पेलिंग सब चेक करते हैं। लेकिन फिर भी अगर गलती से मैं किसी और के खाते में पैसा भेज दूं, तो क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? अगर ऐसा हो जाए गलती से, तो बिल्कुल देर ना करें, तुरंत बैंक की कस्टमर सर्विस को सूचना दें। अगर आपने किसी ऐसे अकाउंट नंबर पर पैसा भेज दिया है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वापस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं, तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो वापस आ जाएगा। अगर खाता संख्या का अस्तित्व है, यानी आपने गलती से ऐसा अकाउंट नंबर डाल दिया जो है, तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको बैंक जाना होगा, ये साबित करना होगा कि जिसे आप पैसा भेजना चाहते थे वो कोई और था और गलती से आपने किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज दिया है। बैंक इसके बाद दूसरे बैंक के जरिए उसके खाता धारक से, अकाउंट होल्डर से संपर्क करेगा जिसके खाते में पैसा गया, और उससे पैसा वापस करने का अनुरोध करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जिसके खाते में गलती से पैसा चला गया है, अगर वो पैसा लौटाने को तैयार नहीं होगा, तो आपका बैंक मैसेज देगा कि रिकवरी अनसक्सेसफुल। ऐसे में अपना पैसा वापस लेने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। आप उसे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। वो नहीं चाहेगा तो वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा। बैंक भी उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पैसा भेजने के लिए जमाकर्ता ही जिम्मेदार है, इसलिए वो खुद पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जिस अकाउंट में पैसा गया है वो सही है या नहीं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर कोई आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकाल ले, फ्रॉड कर ले, तो आपको क्या करना चाहिए। ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं NDTV एक्सप्लेनर तह की बात। बैंकों में आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है और गोपनीयता बरत के रखनी होती है। अगर नहीं करें तो कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकल सकता है। तो अगर किसी ने मेरे खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया तो क्या करना होगा? फ्रॉड हो गया तो क्या होगा? वैसे ऐसा होता तभी है जब हम लापरवाही बरतते हैं, जैसे अपने पासवर्ड्स, OTP किसी अनजान के साथ शेयर कर देते हैं। लापरवाही में हमें पता नहीं होता और गलती से हम किसी को बता देते हैं। रिजर्व बैंक लगातार इसे लेकर आगाह करता है कि सचेत रहें, अपने पासवर्ड, OTP और अन्य निजी जानकारियां किसी के साथ साझा न करें, अपना आधार का नंबर, अपना पूरा नाम। लेकिन अगर आपके खाते से फर्जीवाड़े से पैसा निकाल ही लिया गया तो तुरंत नुकसान कम करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले अपने बैंक को जानकारी दें, तुरंत बैंक को बताएं। हर बैंक के कस्टमर केयर नंबर होते हैं। बैंक को आपने इत्तला दी तो इसका एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें, यानी प्राप्ति लेना ना भूलें। बैंक आपको शिकायत का एक नंबर देगा, यह आपका रेफरेंस नंबर होता है कि आपने शिकायत करके बताया था, वरना बैंक कहेगा कि आपने तो शिकायत की नहीं। शिकायत की प्राप्ति के 90 दिन के अंदर बैंक को इसका समाधान करना होगा जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है। अगर आपकी लापरवाही से पैसा निकला है, जैसे आपने अपना पासवर्ड, पिन या OTP शेयर कर दिया, तो बैंक को जानकारी दिए जाने तक का नुकसान आपको ही झेलना होगा। यानी आज आपने बैंक को इस वक्त जानकारी दी तो इससे पहले का जो नुकसान है वो तो आपको झेलना होगा अगर आपकी गलती से हुआ है। लेकिन बैंक को आपने जिस समय जानकारी दी, अगर उसके बाद भी आपके खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकलता रहा तो बैंक को इस पैसे की भरपाई करनी होगी। आप बैंक को जानकारी देने में जितनी देर करेंगे आपको नुकसान उतना ही ज़्यादा हो सकता है। ऐसे मामलों का फैसला रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस और बैंक के बोर्ड द्वारा पास की गई नीतियों के आधार पर होता है। और अंत में ध्यान देने की बात यह है कि अपनी गोपनीय जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित रखें, किसी को न बताएं। अगर आपने कहीं नोट की हुई है तो वो जानकारी किसी को न दें, अपने करीबी 1 या 2 परिवार के लोगों को छोड़कर। जब आप पासवर्ड बनाते हैं बैंक के लॉगिन के लिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का रखिए,
कॉम्बिनेशन टफ करिए, लंबा रखिए और उसको कहीं न कहीं सेफ रखिए। दूसरी चीज़, अपने अ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में जब आप लॉगिन करते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि आप पब्लिक वाईफ़ाई और पब्लिक नेटवर्क ज़ोन से लॉगिन ना करें, क्योंकि वो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे आपको आप एक हैकिंग का शिकार बन सकते हैं। तीसरी चीज़, हमारा ये मानना है कि अपने पासवर्ड्स को किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे माने कि किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म, चाहे वो व्हाट्सऐप हो या फ़ेसबुक हो या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हों, उसपे कहीं न कहीं कभी भी डिस्क्लोज़ ना करें। और ये डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, एक भी गलत बटन दबा तो पैसा आपके खाते से निकल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और सुरक्षित रहें, क्योंकि इसमें जो फ्रॉड है वो ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी जानकारियां गोपनीय रखें, पैसे से जुड़ी हुई, बैंक से जुड़ी हुई और अपनी व्यक्तिगत जानकारियां भी। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।